नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, आईपीसी में रहा है सेक्शन 80 एंड नाउ इट इज बीएनएस सेक्शन 18। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लेक्चर में ये जो लेक्चर मैंने कराया, देखिए पहली बात तो बता दूं, ये लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, बीएनएस हो या आईपीसी हो सब कुछ सेम है। ये जो क्लास है आईपीसी वाली क्लास है, एज ए सेक्शन 80 पढ़ाया गया है। कॉन्सेप्ट क्योंकि सेम है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले लेक्चर में मैंने इसको मैक्सिमम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इस टॉपिक को मैक्सिमम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने बीएनएस सेक्शन 18 में भले ही एक क्लास ले ली है, वो वीडियो भी अवेलेबल है, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्लास। व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्लास। तो प्लीज डू अटेंड दिस क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको बहुत पसंद आएगी क्लास ये बस। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। See, sometimes it happens कि we do something intentionally, as if I am shooting upon someone, I want to kill someone, and I am intentionally killing him. तो एक तो ये काम हुआ। These cases are dealt under section 299 or 300, कल्पेबल होमिसाइड हो गया या मर्डर हो गया, जब हम किसी को जानबूझ करके इंटेंशनली और विद द नॉलेज हम लोग क्षति पहुंचाएं। Those are the matters where we are intending to cause some injury, है कि नहीं। Second category of harms you can say when you are not intending, आप चाहते नहीं ऐसा हो, it is beyond your knowledge as well, but you are negligent. You are supposed to take a degree of care, but you are not taking care to that extent. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें, बट यू डू नॉट टेक केयर दैट एंड यू देन कॉज एनी इंजरी टू अदर पर्सन। इट मे बी डेथ, इट मे बी सिंपल हर्ट, इट मे बी ग्रीवियस हर्ट। दोज आर द केसेस ऑफ एक्सीडेंटल नेग्लिजेंस एंड रैशनेस। एक इंसान को आपने जानबूझ के मारा, इट मे बी द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। एक्सीडेंटल डेथ हुई, इट विल द केस ऑफ 304A, 304A का केस हो गया ये, ठीक है, एक्सीडेंट डेथ हो गया। एक केस ये हो सकता है कि नाइदर यू आर इंटेंडिंग, ओके, एंड नोर यू आर नेग्लिजेंट, एंड समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इट ऑल्सो कैन हैपन, but it happens and causes harm to someone else. So this is the third category which we say the accident. Then now under section 80 we are going to deal with the defense of accident, and this section 80 is very important for your prelims and very important for your mains. तो please whenever I say कि इसकी importance कहाँ पर है, ये आपको लिख लेना चाहिए। Very important for your prelims and very important for your mains as well. I have given you notes. These notes are exhaustive. इससे बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इतना कर लेंगे, this is more than sufficient for you. ठीक है, तो please go to section 80 and read the direct language along with me. See this, what it says. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. These are the two first, accident or misfortune, two words. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. We will have to explain these two words. कोई भी बात अपराध नहीं होगी यदि वह कैसे की गई हो, एक्सीडेंट से हो या दुर्भाग्य से हो। तो these are the two words, accident और misfortune। कर लेंगे। And without any criminal intention or knowledge, this is the second requirement and you should highlight it again. Without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act, lawful manner and lawful means. And please see these words, there is series of words, lawful act, in a lawful manner and by lawful means, and this sequence is very important. ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर एग्जामिनर साहब आपको कंफ्यूज करेंगे। इन योर प्रीलिम्स एग्जाम दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, सो प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स इन एग्जैक्ट लैंग्वेज। lawful act in lawful manner by lawful means.
and with proper care and caution. सही. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स कैसा है, कहाँ से आता है, प्लीज सी दिस. दिस इज द ओनली दिस. Which provision of the Indian Penal Code nothing is an offence which is done by the accident? Simply section 80. तो from section 80 heading itself you are getting the question of your prelims. तो I hope you understood क्या करना होगा आप लोगों ने. आपको हर सेक्शन की एक्चुअली 76 से लेकर के 106 तक 76 से लेकर के 106 तक की जो मार्जिनल नोट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो आपको बुरी तरह घटी होनी चाहिए. ऐसे ही आपको जो सेक्शन 80 है 10 to 15 सेकेंड्स में आपका यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट, यू शुड बी एबल टू नरेट इट व्हाट सेक्शन 80 सेज. जितनी जल्दी आप सुना पा रहे हैं वो तभी हो पाएगा जब आपके माइंड में वो बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी से बैठ गया हो. क्योंकि अगर मैं इनसे कहूँ भी 18 का टेबल सुना दें तो उतनी स्पीड से नहीं सुना पाएंगे, है कि नहीं है. क्योंकि 5 का टेबल आसान था, हमने मेहनत भी बहुत की थी उसमें, तो वो याद रहता है. 10 का 5 का ये फेवरेट होते हैं हमारे. तो प्लीज़ मेक ऑल दी सेक्शन 76 to 106 योर फेवरेट्स एंड इसी तरीके से आपको रिवाइज करने. एंड देन यू विल सी यू विल क्वालिफाई द फर्स्ट प्रीलिम्स इटसेल्फ. आई एम सेइंग एग्ज़ाम वेट कर रहे हैं आपका, कुर्सी चाह रही है आप जाके बैठो उन पर. बस तरीका ये बता रहा हूँ आपको. बस 76 से लेकर 106 तक की हेडिंग को घोट लीजिए. देखिए दिस इज, हमने ब्रेक लैंग्वेज पढ़ ली हम लोगों ने. रिक्वायरमेंट हमारी ये थी, मेन बात ये थी कि इफ सम एक्ट इज डन बाय ईदर बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, नंबर 1, दिस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज. एंड थर्ड, इट शुड बी डन इन लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉजन. 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट्स हो गई. If you want to avail the defense of accident, you will have to satisfy these 4 requirements. And अगर उसमें से एक भी कम रह गई, it means you will not get the defense of section 80. Are you getting this point? And if you are not availing this, if you are not able to avail the defense, then you will be held guilty for that. Now we should study these one by one कि मामला है क्या ये. देखिए इसके लिए आप जरा एक इलस्ट्रेशन पढ़िए पहले. एंड 99.9% आपके एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन ही मिलेगा आपको. 99.9% आई एम टेलिंग यू. जैसे करा रहा हूँ एक बार वैसे पढ़ लीजिए. आपको याद होने चाहिए सेक्शंस के साथ में कौन सा इलस्ट्रेशन है. अगर आपको ये याद है ना, जैसे मैं दावे से कह सकता हूँ जहाँ से भी आप लोग आए हैं, अगर आंख बंद करेंगे आप तो अपने घर का पूरा रास्ता आपकी आंखों से गुजर जाएगा. कहाँ से आप ऑटो लेते हैं, कहाँ से मेट्रो, कहाँ से कौन सा टर्न है, एवरी टर्न इज इन योर मेमोरी, है कि नहीं है. उसी तरीके से आईपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं और उनके इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए. इफ़ दिस इलस्ट्रेशन कम्स इन योर एग्जाम तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सेक्शन 80 के साथ है. और हम लोग इतनी बार कर लेंगे रिपीटेडली इसको, आपकी प्रैक्टिस में वैसे भी आ जाएगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. चलिए पढ़िए जरा. A is at work with a hatchet. Hatchet means कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहे हैं. The head flies off and kills a man who is standing by. उसका जो फल है जिससे काटते हैं लोहे का, वो निकल जाता है और एक व्यक्ति के सर पे जाकर लगता है, उसको मार देता है. And kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offence. So please आप इसको ध्यान रखेंगे. इतना सिलेक्शन, इतनी लाइन आएगी मैडम आपको, केवल ये लाइनें आएंगी, 2 लाइनें आएंगी. A is at work with hatchet, the head flies off and kills a man. What offence has been committed by A? A ने कौन सा अपराध किया? What offence? No offence. Because ये लाइन आपको वहाँ नहीं मिलेगी कि if there was no want of proper. ये सब लाइन मिलेगी नहीं. ये आपको इम्प्लाइड करना है कि अगर उन्होंने कहा नहीं है उन्होंने, तो इट इज इम्प्लाइड इन दिस इलस्ट्रेशन एटलीस्ट. सही है. यहां तक अगर समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड. सो नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. इनका मतलब क्या है समझ लेते हैं. इसका है क्या, देखिए दीज आर 2 वर्ड्स, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि
it is neither willfully nor negligently caused. Neither willfully nor negligently caused. If something is willfully caused, something happens because we intended it, then it is not the result of accident. Accident का मतलब ये है कि ना तो ये willful था, willful means इच्छित था, ना तो ये इच्छित था और ना ही ये मेरी किसी असावधानी का परिणाम है. Neither it is willful nor it is the result of my negligence. And you can say this is like this also. See this side. Accidental means unintentional. This is not intentional at all. This is neither willful nor negligently caused, not, and this is unexpected. जब भी कोई इस कैटेगरी में आएगा, then you can say the act is accidental. So this is the first requirement. First requirement of this section is what? This is the act must be an accident or misfortune. So first of all you will have to prove that this is an accident, and then for that purpose you will have to prove it was not intentional, it was not the result of my negligence, and it was quite unexpected, it just happened. समझ रहे हैं बात? या आप ऐसे समझ सकते हैं इस लाइन में दूसरी में, that its occurrence is not so probable that a person of ordinary prudence ought to take reasonable precautions against it. आपके नोट्स में सारी लाइनें लिखी हुई है कि इसकी जो occurrence है, इसका जो होना हुआ, ये इस तरीके से था कि कोई भी एक आम समझ का आदमी, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वो उसके कोई प्रिकॉशन ले ही नहीं सकता था. आप समझ रहे हैं कि एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट का मतलब ये कि ये देखा जाएगा कि क्या ये इसकी संभावना थी. जैसे सपोज कीजिए, एक अभी रिपोर्ट भी आई थी, एक कोचिंग में एक आग लग गई, कोचिंग में आग लगी ना, और वहाँ पर जो डिविजन्स थे वो भी प्लास्टिक के थे, इस तरीके से थे, और नो फायर एक्सटिंग्विशर अरेंजमेंट्स वर देयर. तो अब ये नहीं कह सकते एक्सीडेंट से लगी. दिस इज द केस ऑफ नेग्लिजेंस, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स. आप समझ रहे हैं बात? जैसे आग लगना एक्सीडेंट हो सकता है कि भी अचानक हम कह नहीं सकते कहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये एक्सीडेंट है. लेकिन अगर आपने प्रिकॉशनरी वहाँ पे कुछ रखा नहीं था, इसका मतलब जो उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ. यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के लिए आपको कहना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि इट्स अकरेंस इज नॉट सो प्रोबेबल. इसका होना इतना प्रोबेबिलिटी वाला था ही नहीं कि कोई आम आदमी का व्यक्ति, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, कोई उसके लिए प्रिकॉशन लेता. ये एक टेस्ट हो गया कि अगर हमें चेक करना है कि कोई बात एक्सीडेंट है या नहीं है, तो ये देखेंगे कि क्या एक आम समझ का आदमी इस घटना के लिए कोई प्रिकॉशन लेता या नहीं लेता. अगर वो इमेजिन कर सकता है तब हम ये कहेंगे दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, not caused by negligence, not caused by your intention. Got it? अगर ये बात समझ गए तो प्लीज रेज हैंड सो दैट मैं आगे बढ़ूं. ठीक, देखिए इसमें केस लिख लीजिए आप, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी. आपके नोट्स में है वैसे, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. जितने इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दे रखे हैं, अगर आपने ये भी कर लिए और ये भी याद रख लिए, आई कैन बेट यू विल नॉट गेट इवन ए सिंगल क्वेश्चन बियॉन्ड दैट. 99.99% यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज नोट इटसेल्फ. मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं. तो ये जो इलस्ट्रेशन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वेयर टू मैन ए एंड बी वेंट टू ए जंगल टू शूट वाइल्ड रैट्स. जंगली चूहों का शिकार करने के लिए जाते हैं.
तो प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन। ये केस स्टेट ऑफ रंगास्वामी, हो सकता है आप नाम भूल जाएं, लेकिन ये जो इलस्ट्रेशन है वाइल्ड रैट्स वाला, ये आपको कई एग्जाम में मिलेगा। सेम फैक्ट्स। वेयर टू मैन ए एंड बी वेंट टू ए जंगल टू शूट वाइल्ड रैट्स। जंगली चूहों का शिकार करने के लिए जाते हैं कितने लोग? टू मैन, ए एंड बी, दो लोग जाते हैं। एंड दे टुक देयर पोजिशंस एंड लेड वेट फॉर द गेम। अपनी अपनी पोजिशन ले ली। आफ्टर सम टाइम रसल वॉज हर्ड एंड ए बिलीविंग इट टू बी वाइल्ड रैट फायर्ड इन दैट डायरेक्शन। तो अपनी अपनी पोजिशन ले ली दोनों शिकारियों ने। थोड़ी देर बाद कुछ सरसराहट सी सुनी और एक व्यक्ति ने, ए ने ये सोचा कि ये जंगली चूहा है और उस दिशा में उसने फायर कर दिया। द शॉट कॉज्ड बीज डेथ। ए विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन बिकॉज डेथ वॉज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट। समझ गए आप लोग? इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि भाई बी उधर ही बैठा मिलेगा मुझे वहां पर। वो नीदर इट इज इंटेंशनल, प्रिकॉशन लेने, ना ही नेग्लिजेंस है, इट इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट। तो अगर ये आप केस याद कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। बिकॉज समटाइम्स आपको मेंस के क्वेश्चंस में कुछ केस लॉ लिखने चाहिए। एंड क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है रंगास्वामी में? आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विच केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 80। तो बता दिया मैंने, सारा रिसर्च वर्क करके दे दिया आपको, जो जो पढ़ना चाहिए था आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है और कर ही लेंगे याद आप, है कि नहीं? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जैसे आप लोगों ने देखा कि दिस वॉज इन डूइंग द लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड प्रॉपर विद प्रॉपर केयर एंड कॉजन। बीइंग एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून इज नॉट सफिशिएंट। मान लीजिए एक्सीडेंट तो हो गया, इट वॉज एक्सीडेंटल, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट यू मस्ट बी डूइंग समथिंग लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन्स। अब सपोज कीजिए जिस बंदूक से वो व्यक्ति मरा, एक ही बंदूक से मरा, एक ही गोली से मरा। नाउ इफ दैट गन इज नो लाइसेंस्ड, ही इज यूजिंग द गन विदाउट लाइसेंस, it means what? Use of that gun is what? Unlawful now. So now question is this, examiner may confuse you कि what will be the consequence of this? कि जो gun है, अब it is revealed during investigation that this gun is unlawful, means unlicensed है. You were not authorized to use that gun without license. So what will the consequence? Will he get the defense or not? आंसर इज यस। यही टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि जो एक्ट है आपका, जो एक्ट है आपका, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द कॉन्सिक्वेंस और नॉट। सिर्फ यू आर यूजिंग ए अनलाइसेंस्ड गन, दैट इन दिस केस द गन विद विच द एक्यूज हैड फायर्ड वाज एन अनलाइसेंस्ड गन and it was observed that use of unlicensed gun can make that person liable for an offense under section 19 of Arms Act, but it cannot deprive him of the benefit of section 80. If you are using unlicensed gun, so that's a separate offense under Arms Act. Arms Act में section 19 में offense हो सकता है। वो व्यक्ति की मौत का लाइसेंस अगर होता तो क्या नहीं मरता वो? उस तब भी मरता वो। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग लाइसेंस यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस सेक्शन 80। तो ये ध्यान रखना है। पर अभी हम लोग और भी चर्चा करेंगे ऐसी बातों पर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको ये देखना होगा कि ये जो डेथ हुई बी की, सपोज कीजिए अगर गन लाइसेंस ही होती तो क्या फ़र्क पड़ जाता? बाकी सारे फैक्ट्स वही थे, एक्सीडेंट ही था, अनइंटेंशनल था, कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी नहीं मारने की उसको, वॉट एवर प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए उन्होंने लिए थे सारे, तो ही विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दी दिस सेक्शन 80। अब देखिए, तो वी हैव सीन द वन केस ऑफ ऑन एक्सीडेंट। अब मिसफॉर्चून समझिए, बिकॉज दे हैव यूज द वर्ड मिसफॉर्चून एज वेल। मिसफॉर्चून में और एक्सीडेंट में सिर्फ इतना अंतर है कि इन एक्सीडेंट जनरली यू आर कॉजिंग इंजरी टू अदर पर्सन। इन केस ऑफ मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्भाग्यवश।
दुर्भाग्यवश क्या होगा, इसका मतलब समथिंग, कुछ ना कुछ क्षति मुझे भी पहुंचेगी। वो आई एम कॉजिंग इंजरी टू अदर एज वेल एज इंजरी टू माई सेल्फ एज वेल। सो मिसफॉर्चून में यही है सिर्फ इंजरीज। देखिए इसमें ऐसा समझिए, when two cars running in opposite directions collide with each other resulting in injuries to the drivers of both the vehicles। दो कारें टकरा जाएं आपस में अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों ही ड्राइवर्स को अगर चोट पहुंचती है तो इट विल बी द केस ऑफ मिसफॉर्चून। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप दोनों ही शब्दों का ध्यान रखेंगे सेक्शन 80 का ध्यान रखते हुए। डोंट एम्फेसाइज ओनली ऑन द वर्ड एक्सीडेंट, also use the word misfortune. It may be the case of accident or misfortune. Practically there is no difference. They will not ask you what is the difference between accident or misfortune, but when you write your answer in mains, please use both words, accident or misfortune. Now please, there are some illustrations given in the textbook. I have collected those illustrations for you. और यहाँ से क्वेश्चन आता है, एज इट इज़ पिक करते हैं और एज इट इज़ ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ए स्कूल मास्टर करेक्ट्स ए स्कॉलर। एक स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं नहीं, कई लोगों ने पढ़ाई खाई होगी स्कूल में। इन ए मैनर नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू इंजर हिम यूजिंग ड्यू केयर द स्कॉलर डाइज, डेथ इज एक्सीडेंटल। एक टीचर अपने स्टूडेंट को सुधारने के लिए उसे कुछ पनिशमेंट देता है, जैसे मान लीजिए मुर्गा बना दिया, यानी नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू इंजर हिम यूजिंग ड्यू केयर। ऐसी इंटेंशन नहीं कि उसको वो कोई क्षति पहुंचाए। व्हाट इज हिज इंटेंशन, दैट ही वांट टू करेक्ट हिम, बट ही डाइज। दिस डेथ इज व्हाट, एक्सीडेंटल। एंड प्लीज दिस इलस्ट्रेशन हैज बीन सीन इन मैनी टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो सेम इलस्ट्रेशन। सिमिलरली, A turns B a trespasser out of his house। A के घर में B a trespasser समझते हैं? Trespasser means someone who unauthorizedly enters into the property। तो A turns B a trespasser out of his house using no more force than is necessary for that purpose। मेरे घर में घुस आए, मैं आपको जबरदस्ती वहां से निकाल रहा हूं, लेकिन उतना ही फोर्स लगा रहा हूं आपको निकालने के लिए जितना कि आवश्यक है। नो मोर फोर्स दैन दैट। बी रेसिस्ट बट विदाउट स्ट्राइकिंग है। बी मना करता है लेकिन वो भी स्ट्राइक नहीं कर रहा उस पर। दे फॉल इन स्ट्रगल एंड बी इज किल्ड। आपस में झपटते एकदम धक्का मुक्की करते हुए गिर जाते हैं और इन दिस बी इज किल्ड। दिस डेथ इज एक्सीडेंटल। तो दीज आर द इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट की हम लोग डील कौन सी सिचुएशन कर रहे हैं। ऐसे सेम, ए वर्कमैन थ्रोज स्नो फ्रॉम ए रूफ गिविंग प्रॉपर वार्निंग। तो दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए व्हाट ही इज डूइंग, थ्रोइंग स्नो फ्रॉम रूफ, छत से स्नो को फेंका जाना, बट व्हाट, गिविंग प्रॉपर वार्निंग। तो प्रॉपर वार्निंग मतलब ड्यू केयर हैज बीन टेकन डाउन, देयर इज नो इंटेंशन टू हार्म एनीवन, there is no negligence on his part, and throwing snow is a lawful act, he is doing in lawful manner, by lawful means कर रहा है। even then a passenger is killed, such a death is accidental। तो I hope you are getting this। this is very important। see, A takes up a gun not knowing whether it is loaded or not। ये नहीं जानते हुए कि whether it is loaded or not loaded, and points it in spot B and pulls the trigger, B is shot dead। एक व्यक्ति ने गन निकाली बिना ये चेक किए कि वो लोडेड है या वो नहीं है, एंड ही शूट्स एंड देयर बाई किल्स B। नाउ वेदर दिस डेथ इज एक्सीडेंटल और नॉट, दिस इज नॉट एक्सीडेंटल बिकॉज you are supposed to take proper care and caution। Are you getting this point? This is, if A had reason to believe that gun was not loaded, the death would have been accidental। इसी में अगर केस में उसका अगर ये रीजन होता कि नो दिस इज नॉट लोडेड, सपोज कीजिए गन पहले से लोडेड होती और मैंने उसको अनलोड करके यहाँ पे रख दिया है, एंड आई जस्ट गो फॉर द वॉशरूम, देन आई पिक अप माई गन एंड इन बिटवीन समवन लोड्स इट,
In this case, I may have a reason to believe that this gun is unloaded. तब हो सकता है वो एक्सीडेंटल हो जाए आपके पास एक, बट अगर आपने जस्ट कोई प्रिकॉशन लिया नहीं, आपके पास ये रीजन है ही नहीं कि ये अनलोडेड है एंड यू जस्ट ट्रिगर इट, तो यू कैन नॉट सी दिस इज द केस ऑफ एक्सीडेंट. नाउ अब आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ट्रिक देता हूँ एग्जाम के. ये जितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, देखिए वहाँ पर एक एक क्वेश्चन वहाँ मैटर करता है. जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है नहीं आजकल, अब तो एक एक रन मैटर करता है. आपको फील्डिंग से रन बचाने हैं. एक भी रन आपको छोड़ेंगे तो अगर मैच हार गए तो यही कहेंगे कि इसने कैच छोड़ा था, इसने रन नहीं बचाया था, है कि नहीं है. ऐसे ही एक एक गलती मैटर करती है. यहाँ पर आपकी गलती होने से बचाना और अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना. उसके बेटर क्या है, बेस्ट क्या है कि जितने भी इलस्ट्रेशंस मैंने दिए हैं आपके नोट्स में, उनको आप ऐसे पढ़ो कई बार जैसे कि आपने सेक्शंस पढ़ते हो. आप जैसे हम सेक्शन रटने की कोशिश करते हैं ना, इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाइए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी सीन्स ऑफ फिल्म जो आपके दिमाग में भरे हुए हैं. जैसे अगर मैं कहता हूं फिल्म शोले, धर्मेंद्र और सीन ऑफ टैंक, याद आ गया सबको, है कि नहीं है. जब वो करता है बसंती और दिस दैट, शोले बसंती को वो आम का निशाना लगाना सिखाना, सबको याद है. इट मीन्स हमारे मेमोरीज में चीज़ें फिक्स हो जाती हैं. आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को. तो इन सीन्स को आप लोग, ये बेस्ट बता रहा हूँ आपको, हाउ द लॉ इज लर्न. ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, इनकी भी आप अपने दिमाग में एक वीडियो क्लिप बनाइए. कि जैसे एक व्यक्ति आया, यू इमेजिन समवन इज कमिंग एंड उसने बंदूक उठाई और फिर उसने वो शूट किया और एक आदमी मर गया, नॉट एक्सीडेंट. इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे, अगर आप कुछ बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ये वर्ड्स काम ना आए, बिकॉज हम लोग वर्ड्स को याद नहीं रखते. आवर माइंड कैचेस इमेजेस, वीडियोस, वैसी मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है हमेशा. तो एग्ज़ाम में अभी तो अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ रहा है, याद आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो सब कुछ एक साथ दिखाई देगा. तो ऐसे अगर क्लिप बना लेंगे आप तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीज़ें. तो अगर किसी को यहाँ तक समझना हो तो मुझे बताइए, प्लीज़ रेज हैंड अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ तक. तो प्लीज़ सीधे थर्ड पॉइंट इन दिस, व्हाट इज लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स. एंड अगेन आई एम सेइंग यू प्लीज़ रीड एंड लर्न दिस लाइन इन एग्जैक्ट लैंग्वेज, because it is going to help you in prelims as well as in mains. Exact language. Case is very important. जगेश्वर वर्सेस एम्परर, इसको समझने के लिए कौन सा केस है भाई, जगेश्वर वर्सेस एम्परर. आपके नोट्स में दिया गया है, देखिए क्या है. द एक्यूज्ड वाज बीटिंग ए पर्सन विद हिज फिस्ट्स. एक व्यक्ति जो एक्यूज है वो दूसरे को घूंसों से मार रहा है. When the latter's wife with 2 months child on her shoulder interfered, the accused hit the woman but the blow struck the child on his head. जिस व्यक्ति को मार रहा है उसकी वाइफ ने इंटरफेयर किया और उसके हाथ में छोटा सा 2 महीने का बच्चा है. तो उस व्यक्ति ने, जो कि एक्यूज है, जो मार रहा है, हमला करने वाला व्यक्ति है, उसने उस वुमन को ही मारना चाहा. द एक्यूज हिट द वुमन, लेकिन क्या हुआ, बट द ब्लो स्ट्रक द चाइल्ड ऑन हिज हेड. बच्चे के सिर में जाके घूसा लगा. द बेबी डाइड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लो. उस घूसे के प्रहार से वो बच्चा मर गया. नाउ क्वेश्चन इज दिस यहाँ पर कि वेदर ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 और नॉट. समझ गए कैसे आप लोग. 2 लोग हैं, लड़ रहे हैं आपस में. एक व्यक्ति दूसरे को घूसा मार रहा है, जिसको घूसा लग रहा है उसकी पत्नी इंटरफेयर करने आती है, हाथ में छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, और वो फिर वुमेन को मारता है. वुमेन को नहीं लगता, बच्चे को लगता है. बच्चा उस घूसे के प्रभाव से मर जाता है. नाउ द एक्यूज सेज इट इज द केस ऑफ एक्सीडेंट. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू किल दिस बेबी. घूसे से आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू किल एनीवन. इवन जिसको मार रहा था मैं, ही वुड नॉट हैव किल्ड, वो मरता भी नहीं. एक बात है कि नहीं है. लेकिन ना मेरी इंटेंशन थी, ना ही कोई नेग्लिजेंस वाली बात थी. इट इज द केस ऑफ एक्सीडेंट ओनली. एंड ये लेडी खुद बीच में आ गई, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें. नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 और नॉट.
देखिए क्या कह रहे हैं हम, लॉफुल एक्ट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, डिफेंस ऑफ, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी द सेक्शन 80 डील कर रहे हैं हम लोग. सो नो you have seen the facts of this case. Now similar facts will be given to you in your mains exam, जैसे हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में दिए भी आपसे, and they will decide what offense if any has been committed by the accused. accused ने कौन सा यदि कोई अपराध किया है तो क्या है, सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा. तो जब हमें ये सब देखिए, अगर इसी को अगर आ जाए तो आपको कितने सारे सेक्शंस याद होने चाहिए. आपको सेक्शन 299 का पता होना चाहिए, आपको सेक्शन 300 का पता होना चाहिए, आपको सेक्शन 80 का पता होना चाहिए, आपको सेक्शन 319 हर्ट का पता होना चाहिए. देन आप जाकर के 3-4 सेक्शन को करके आप लोग फिर उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे अच्छे तरीके से. एंड डोंट वरी, वो आप यहाँ पर कराया सब जाएगा. शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों का जो रिवीजन को मैं बार बार कहता हूँ, देखिए इन बिटवीन कह रहा हूँ, एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ आपको. दिस इज द गोल्डन रूल. अगर आपने इसको अपना लिया, दुनिया की कोई सी भी ताकत, आई एम सेइंग कोई सी भी ताकत आपको जज बनने से नहीं रोक सकती. और उसका नियम सिर्फ ये है कि अपने जीवन के 22 घंटे का मैनेजमेंट अलग और 2 घंटे का मैनेजमेंट अलग कर दीजिए. मैं आपके सपनों के लिए केवल 2 घंटे मांग रहा हूँ आपसे. आपको 2 घंटे केवल रिवीजन करना है, 2 आवर्स ओनली रिवीजन. उसमें क्या करना है आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए आपको कहीं शादी बारात में भी जाना है, कहीं भी जाना है, अपना घर पे आने जाने का जो भी आपने प्लानिंग करनी है ऐसे कीजिए. सब कुछ 22 घंटे में, क्लास मिस हो रही है जो भी है, लेकिन मैं 2 घंटे जो है ये किसी को नहीं दूंगा. और उन 2 घंटों में जो आज तक आपने पढ़ा है उसको इतना रिवाइज कीजिए, उतना रिवाइज कीजिए जब तक कि वो इतना अच्छा ना हो जाए जैसे कि आपके लिए 5 का टेबल आसान होता है. डेली करते रहिए उसको तब तक, और फिर आप देखना. तो वैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, 2 घंटे ऐसे मान लीजिए अपने मन में कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई विल नॉट डिस्टर्ब माई रूटीन ऑफ रिविजन. क्लास छूटने दो, बाकी सब कुछ छूट रहा है छूटने दो, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़ूंगा मैं. अगर आपने रिवीजन वाला पैटर्न पकड़ लिया तो मैं लिखित रूप से कह सकता हूँ, लिख लीजिए अपने, मैं साइन करके दे सकता हूँ, 12 महीने के बाद जो भी एग्जाम देने जाएंगे आप, यू विल क्वालिफाई दैट प्लेम्स. शर्त सिर्फ ये है कि आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं करना आपने, बस 2 आवर्स रिवीजन. कितना आसान है, जो भी करना है. अब इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे आपने रिवीजन करना है तो करना ही है बस. आपके लिए लॉ इतना आसान हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू. मैंने प्रैक्टिकल जीवन जिया है वैसा वाला, कि आपसे कोई सोए पूछेगा ना, हाँ उसमें क्या है, अच्छा उसमें यह है, ऐसी हालत हो जाती है, कुछ रह ही नहीं जाता. सिर्फ रिवीजन कीजिए. लॉ सब्जेक्ट जितना आसान सब्जेक्ट है उतना कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. आई हैव बीन साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हुआ है, सब बायोलॉजी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री सिविक, और यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ तो ज्योग्राफी जनरल स्टडीज सब कुछ पढ़ रखा है. लेकिन सबसे आसान को सब्जेक्ट दिखाई दिया तो वो लॉ है. वाई? बिकॉज इट इज सर्टेन, सर्टेनिटी है इसके अंदर. सेक्शन 80 में अगर मैंने जो पढ़ा दिया, जो नोट्स दे दिए, अब आपको पता है सेक्शन 80 का अगर आपने इतना भी कर लिया, यू विल सॉल्व इट. बट इफ हैड इट बीन द केस ऑफ हिस्ट्री, मैं एक चैप्टर पढ़ाता मॉडर्न इंडिया का, सपोज कीजिए स्वदेशी आंदोलन पढ़ाता मैं, उसके कितना ही अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी मैं ये कह ही नहीं पाता कि ऑल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ. देयर इज ए पॉसिबिलिटी दे मे आस्क सम फैक्ट विच इज नॉट कवर्ड इन माई नोट्स, बट इन केस ऑफ लॉ एवरीथिंग इज देयर. फिर सिर्फ इतना पता कि हमें पता है कि इससे सब कुछ आना है, तो फिर क्यों सो रहे हैं हम लोग उसको रख के अपने पास. तो प्लीज आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आसान है. इसलिए कह रहा हूं कि आप 1% भी डाउट लाने की जरूरत ही नहीं है दिमाग में कि आप पर नहीं होगा. यू आर गोइंग टू क्वालिफाई. आप जज होंगे 2020 मिड तक. सोचो बस, ऐसा सोचो आप लोग, यू आर गोइंग टू सिट. ठीक है, चलिए इसे करते हैं आगे का. जागेश्वर, इसमें देखिए बात क्या हुई. इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट although the child was hit by accident, the accused was not doing a lawful act in a lawful manner by lawful means. This ingredient is missing. It should have been the case of lawful act in lawful manner by lawful means, but because the accused was not doing a lawful act in a lawful manner by lawful means, and therefore the defense under section 80 could not be availed
ऑफ बाय हिम। कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस इससे मिलता हुआ केस है। इन ए केस बी स्ट्रक वायलेंट ब्लोज ऑन द हेड एंड शोल्डर ऑफ ए वुमेन हु वाज कैरिंग एन इन्फेंट चाइल्ड इन हर आर्म्स। वन ऑफ द ब्लोज फेल ऑन द चाइल्ड एंड किल्ड इट while the woman received serious injuries. Here again the defense under section 80 will not be available. तो ये दो illustrations हैं which are related to women carrying a child. अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको कुछ और भी समझाना चाह रहा हूँ, ही समझाता हूँ। जब भी कभी आप IPC से रिलेटेड या किसी भी लॉ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, तो आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ भावनाओं में कैसे इंसान बहता है, लॉजिक भूल जाता है। इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो राजीव गांधी को लेडीज ने इसलिए बोल दिया, अरे बिना मैया का हो गया, उसको वोट देना है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए इससे मतलब नहीं है, बिना मैया के को वोट देना है। ऐसे ही लॉ में हम लोग कई बार करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स कई बार करते हैं कि जैसे किसी की मान ली खासकर किसी की डेथ हो गई और किसी बेबी की डेथ हो गई अगर, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि वो कल्पेबल होमिसाइड ही होगा या फिर मर्डर होगा क्योंकि डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे इस वाले केस की बात कर रहा हूं जहां पर एक बच्चे की डेथ हो गई, हमने ये तो देख लिया कि उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, दो इट इज द केस ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हिम, उसने अपराध कौन सा किया, बच्चे की डेथ हो गई, एक्सीडेंट का लाभ नहीं मिल रहा उसको, लेकिन कौन सा अपराध किया। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? प्लीज रेज हैंड अगर समझ में आया हो तो तब हम कैसे देखेंगे। पहली बात कहां जाती है कि किसी की डेथ हुई, तो डेथ से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं हमारे पास, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर एंड डेथ बाय नेग्लिजेंस, 3 होते हैं। नाउ कल्पेबल होमिसाइड में ही शुड हैव कॉज द डेथ बाय इंटेंशन, है ना, ही कॉज द डेथ इंटेंशनली। इस केस में इंटेंशन नहीं है मारने की। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है इसमें, या उसको ऐसी नॉलेज होनी, वो भी नहीं है। यहां पर उसकी इंटेंशन थी घूंसा मारने किसी व्यक्ति पर, तो एट व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशन इज ऑफ कॉजिंग हर्ट। आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं किसी इनको मार रहा हूं, रमेश जी को मारना होता तो मेरी इंटेंशन क्या होगी, घूंसे से मार रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ना तो मेरी इंटेंशन को जान से मारने की है, ना ही ऐसी क्षति पहुंचाने की जिससे जान जा सकती है, और ना ही ऐसा ज्ञान रहेगा कि घूंसे से आदमी मर जाएगा। तो मेरी क्या है कि मैं मारूंगा, इनको दर्द होगा, बॉडीली पेन होगा इनको, वो ऑफेंस क्या हुआ, हर्ट हुई। तो मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरा मेंसरिया क्या था, माई मेंसरिया वाज कन्फाइंड ओनली फॉर हर्ट। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इट्स अ डिफरेंट मैटर। वो बच्चा एक्सीडेंटली आ गया तो मुझे भले ही 80 का लाभ नहीं मिलेगा, आई कैन नॉट बी पनिश फॉर द कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, आई विल बी गिल्टी ओनली फॉर व्हाट वाज आई इंटेंडिंग टू कॉज, एंड आई वाज इंटेंडिंग कॉज ओनली फॉर हर्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हैं आप? तो भावनाओं में बह गए, अगर हो बच्चा मर गया, 2 महीने का बच्चा मर गया, मर्डर, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। और जनरली इंटरव्यू में आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में आपको फीलिंग्स के साथ कि भाई देखते हैं कितना ये आप लॉजिकली बात करते हैं। भले ही आप उसको गलत आंसर भी देंगे आप तभी चलेगा, बट इफ यू आर अप्लाइंग योर लॉजिक, एग्जामिनर वेदर ऑफ चेकिंग योर मेंस और ऑफ योर इंटरव्यू क्लासेस, ही विल बी इम्प्रेस्ड विद यू। एंड आई एम टेलिंग यू, देखिए सब्जेक्ट समझना तो अलग बात है, जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए। कैसे है देखिए, लोअर कोर्ट ने एक कोई जजमेंट दिया, दैट कैन बी रिवर्स बाय द हाई कोर्ट, एंड दैट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। इट मीन्स व्हाट, कंक्लूजन्स में बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। जो लास्ट के जजमेंट्स हैं वो कोर्ट टू कोर्ट वेरी कर सकते हैं। तो फिर क्यों जो लोग जज बन गए वो क्यों गलती कर रहे हैं ऐसे, और हाई कोर्ट के जज क्यों गलती कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं उनसे? इट मीन्स दे एक्सेप्ट दैट you can think differently, you can reach a different conclusion, but
व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आर यू सपोर्टिंग योर डिसीजन विद लॉजिक्स और नॉट। आपने उस लॉजिक को समझाया, लॉ को अप्लाई किया नहीं किया, कि व्हाई आई एम सेइंग दिस इज हर्ट, व्हाई आई एम सेइंग सेक्शन 80 बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप समझ इंग्रेडिएंट्स 1 by 1 फैक्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, देन ही विल से दो आई एम डिफरिंग ऑन द कंक्लूजन बट ही हैज अप्लाइड हिज माइंड। तो एग्जाम में भी, मेंस में भी अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं तो यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। सिर्फ लास्ट का वर्ड, उससे अगर एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं मैं तो ग्रीवियस हर्ट मानूंगा, आपने कहा हर्ट, तो केवल एक आध नंबर का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज ही विल गिव वेरी गुड मार्क्स। लेकिन आपने सिंपली लिखा, उसने हर्ट कारित करा, आ गए ना पीछे, तो 0, मतलब नहीं कोई इस बात का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस केस में। समझे आप लोग? नहीं बात, ये ध्यान रखेगा। नेक्स्ट केस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेर ए ट्रेसपास इनटू बीज हाउस इन एब्सेंस। एक व्यक्ति ए दूसरे के घर में घुस गया। किसका घर है? बी का घर है। एंड ऑन रिटर्न बी डिमांडेड ए टू लीव बट ए रिफ्यूज टू डू। मेरे घर से निकलो भाई। मैं कहा भाई मैं नहीं निकलूंगा तेरे घर से अब। सही। दिस लेड टू एन अल्टरकेशन विच एक्साइटेड बी हु गेव हिम ए किक कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन डेथ। इससे झगड़ा हुआ और जिससे बी को गुस्सा आ गया, और बी ने हु गेव हिम ए किक कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग हिज डेथ। अब मुझे बताइए, इसमें कोई अपराध किया नहीं किया उसने? ए बी के घर में, मैं हूं ए, मैं हूं बी, मेरे घर में तुम घुस आए और मैं तुम्हें फिर निकाल रहा हूं यहां से किक मार करके, ठीक, और फिर किक से हो जाती डेथ। जिस व्यक्ति को निकाल रहे हैं, जो ट्रेसपासर है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ए। बताओ कितने लोग कहते हैं कि एक्शन का बेनिफिट मिलेगा उसको 80 का? कितने लोग कहते हैं एक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? रेज हैंड। कुछ नहीं बता पा रहे इसमें। सी अगेन देखिए, ये बात सही है, इमोशनल फिर ड्रामा हो गया। ये मेरे घर में घुस आया, निकल नहीं रहा है, मैं मार रहा था, मर गया, मेरे गले पड़ गया। बिकॉज दिस, रीड दिस, दिस इज a kick is not justifiable mode of turning a man out of your house though he be a trespass। किसी को लात मार के निकालना लॉफुल तरीका नहीं है घर से निकालने का, भले ही वो ट्रेसपासर। यू शुड कॉल द पुलिस। यू कैन नॉट डू दिस। If you are doing this, you are incurring risk of culpability. You cannot take the benefit. You cannot say this. Are you getting this point? So देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैं आपको छांट के लाया हूं कि मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक चीज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आईपीसी में 100% परफॉर्मेंस होनी चाहिए हम लोगों की। अब तो कर लेगी, ठीक है। अगला केस समझिए, शाकिर खान वर्सेस क्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार उसमें आया आपके। शाकिर खान वर्सेस क्राउन। ए बिग पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ सब 100 men वेंट आउट फॉर शूटिंग पिग। सूअरों का शिकार करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग गए। सही है। किसका शिकार करने गए? पिग्स का। काफी 100 पीपल लोग, काफी लोग हैं। ए बोर रश टूवर्ड्स द एक्यूज हु फायर्ड एट हर बट ही मिस्ड द बोर एंड द शॉट स्ट्रक द लेग ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्टी। एक बोर ने उस पर हमला किया, एक एक्यूज ने उस पर गोली चलाई और उसको ना लग करके, जानवर को ना लग करके वो लग गई किसी एक उसी पार्टी के एक किसी सदस्य को। It was held the death was caused by the accident and was not the result of rash or negligent shooting. So एक ट्रिक और समझ लीजिए आप लोग कि कई बार आपका लॉजिक फेल होने लगता है वहां पर, तो प्लीज आपको इलस्ट्रेशन चूज किए। इलस्ट्रेशन जैसे आए, पिग नो लायबिलिटी, बस। जैसे एक अबैटमेंट में मैंने दिया है, एक अबैटमेंट में एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एक पंडित जी हैं, पंडित जी चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया? तो उन्होंने अबैटमेंट का है। तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ सिर्फ इतना याद कर लो, पंडित को मत छोड़ो। तो जब भी आएगा विदाउट एप्लीकेशन लगा देना कि पंडित जी अबैटमेंट के शिकार होंगे। तो कई बार ध्यान रखना आप लोग। तो इस वाले उसमें इट वॉज हेल्ड व्हाट, द डेथ वॉज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट।
कर लेंगे। सो अब बहुत सारे नोट्स मैंने दे रखे हैं आपको, कुछ आप ही पढ़ लीजिएगा उसमें से। 4th पॉइंट पर आइए आप। देखिए लॉफुल की बात करी हम लोगों ने, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल। व्हाट इफ द एक्ट इज अनलॉफुल? अगर लॉ अनलॉफुल होगा तब क्या होगा, ये देखना बहुत जरूरी है कि अनलॉफुल मियर, अगर कोई एक्ट अनलॉफुल है तो क्या केवल इस वजह से खत्म हो जाएगा सब उसका एक्सीडेंट? तो इन बेनिफिट सेक्शन 80 का सी दिस, वेयर एन एक्सीडेंट अकर्स इन डूइंग ऑफ ए अनलॉफुल एक्ट देयर मे बी नो लायबिलिटी फॉर द हार्म सो कॉज इफ देयर इज नो कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द रिजल्टिंग हार्म एंड द एक्ट इन क्वेश्चन। समझिए क्या देखा जाएगा आपकी तरफ से कि जो अनलॉफुल एक्ट है उसका और जो हार्म हुआ, जो नुकसान हुआ, क्षति पहुंची, किसी को इंजरी हुई, क्या उनका कोई कैजुअल कनेक्शन है लॉफुलनेस और अनलॉफुल से? नहीं। इफ देयर इज नो कैजुअल कनेक्शन, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, देन देयर विल बी नो लायबिलिटी। सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा आपको। नहीं समझे आप? जैसे मैंने गन का बताया था आपको, लाइसेंसी का अभी बताया था ना, अनलाइसेंस गन होती तब क्या होता? अगर उस अभी था ना कि 2 आदमी वाइल्ड रेड को शूट करने गए, एक आदमी ने गोली चलाई और गलती से दूसरे को लग गई, तो वहां पर जो लाइसेंसी बंदूक थी, भले ही वो अनलाइसेंस थी वो, लेकिन केवल लाइसेंस की एब्सेंस की वजह से क्षति हुई ऐसा नहीं है, कनेक्शन नहीं है कुछ लॉफुलनेस का। अगर वो जैसे एग्जांपल देखते हैं आप, देखिए हम दिखाते हैं, ये देखिए, ए पायलट इज नेविगेटिंग इन द रिवर विद द एटमोस्ट केयर। पायलट का मतलब यहां पर चालक से है, ड्राइवर से है, पायलट का मतलब एयरप्लेन से नहीं है। ए पायलट इज नेविगेटिंग इन द रिवर विद द एटमोस्ट केयर, शिप चला रहा है अपना वो जिप में। ही डायरेक्ट्स द वेसल अगेंस्ट ए सैंड बैंक द एग्जिस्टेंस ऑफ विच वाज अननोन टू हिम टिल द डिजास्टर। वो उस तरफ मोड़ देता है जिस तरफ के एक सैंड बैंक, मतलब जो किनारा उसका सैंड का किनारा है। सेवरल पैसेंजर्स आर ड्रॉन्ड इन द रिवर, इसी वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से कई लोग डूब जाते हैं। इन दिस केस टू हैंग द पायलट एज ए मर्डर ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून वुड बी एन एक्ट ऑफ एट्रोसियस जस्टिस। इस केस में यह बात कहेगी कि केवल इस वजह से कि भाई कुछ लोग डूब गए, है ना, आप ड्राइवर को आप हैंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए जाती होगी। क्यों? कि अगर ये देखा ये जाएगा कि इफ द वॉयज ऑफ द पायलट इज इलीगल एंड एन ऑफेंस विल इट मेक अ डिफरेंस, हिज आंसर देन टू इज नेगेटिव इन दिस कोड। नेगेटिव मैं समझाता हूँ, मेन बात समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है कि आपको ये देखना है कि जो रिजल्टिंग हार्म है, जो जो नुकसान हुआ किसी को, जैसे यहां पर मर गए कुछ लोग, उसका कारण क्या था? वेदर हिज नेग्लिजेंस वॉज द रिजल्ट और नॉट। अगर वो नेग्लिजेंट नहीं है, इट इज अनएक्सपेक्टेड, तो ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, भले ही उसको परमिशन ना हो उधर जाने की। इसका बहुत अच्छा उदाहरण समझाता हूँ, समझिए। देखिए कैसे क्या, जैसे मान लीजिए ये मैडम है ना, शी इज फॉन्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, पिक पॉकेटर, एज्यूम कर लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, मैडम के पर्स में हाथ डाल दिया। इन्हें पता नहीं है, ठेठ हरियाणवी हैं, साथ में पिस्टल लेके चलती हैं। जैसे पॉकेट में हाथ डाला, उसमें लोडेड गन थी, वो ट्रिगर दब गया और वो गोली चल गई, और मान लीजिए तो खुद के लग गई या किसी और के लग गई, समवन डाइड। अब मैडम को तारे नजर आ गए। ये तो वही हुआ कि गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। एक 10, 20, 50, 100 रुपए का पर्स चोरी करना था, शाम के ड्रग्स वगैरह काम चल जाता। ये तो मामला खूनी का, मर्डर का चार्ज आ गया ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी एक लड़की को जो कि पिक पॉकेटर है, जेब कतरी है, क्या उसको कितना खुश हो रहे हैं कुछ लोग तो क्या उसको मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है इसमें? देखिए लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैरिज, लॉफुल वाली बात कर रही है हम लोग, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया इसको समझाने के लिए। This was the requirement. Lawful act done in lawful manner by lawful means. Now committing theft lawful है नहीं है? अनलॉफुल है, डेफिनेटली अनलॉफुल है।
और लॉफुल मैनर भी नहीं हो सकता कोई कि चोरी का कोई लॉफुल तरीका हो, कोई हाँ इस तरीके से आएंगे परमिट लेके जाएंगे, ऐसा होता नहीं है. इफ इट इज एन ऑफेंस, तो शी इज कमिटिंग एन ऑफेंस, व्हाइल कमिटिंग ऑफेंस शी कमिट्स डेथ ऑफ दिस. तो बताइए क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? चोरी की मिलनी चाहिए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट मिलनी चाहिए, या प्लस कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की मिलनी चाहिए? कितने लोग इस फेयर में है कि मर्डर की मिलनी चाहिए? रेज हैंड. कितने लोग हैं कि केवल थेफ्ट की मिलनी चाहिए? इमोशनल मत जोड़िए कि अपनी क्लास की है ऐसे कैसे सजा दे दें, ऐसे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए. हाँ देखिए यहां पर क्या है कि ये उसके नजरिए से सोचिए जो व्यक्ति डूअर है, जो एक्यूज है ना, जो व्यक्ति एक्यूज है ना, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप क्या खतरा लेके चल रहे हैं यहां पर. ये तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसका कनेक्शन नहीं है उससे. दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, ये उसके लिए एक्सीडेंट ही ट्रीट किया जाएगा. ही कैन बी हेल्ड गिल्टी व्हाट ही वाज इंटेंडिंग फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट. चोरी कर लेता तो कमीशन ऑफ थेफ्ट के लिए हो जाता, अदरवाइज इट्स ओनली अटेम्प्ट करा. लेकिन ये जो अनयूजुअल चीज हुई, he or she cannot be punished for that, though it was unlawful act. तो रूल इज दिस, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए या लिख लीजिए. इफ देर इज नो कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द रिजल्टिंग हार्म एंड द एक्ट इन क्वेश्चन, देयर विल बी नो लायबिलिटी. कैजुअल कनेक्शन बिटवीन रिजल्टिंग हार्म एंड द एक्ट इन क्वेश्चन, जो जिस एक्ट इन क्वेश्चन है ना, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, तब लायबिलिटी नहीं होगी. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? नहीं आई तो मुझे बताइए. नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए. इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक्ट डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉजल. जो आप काम कर रहे हैं, यू मस्ट हैव डन दैट विद प्रॉपर केयर एंड कॉजल. ठीक है. तो इसमें केस सी, लेट्स अंडरस्टैंड द बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग क्या है और वो खासकर स्टैंडर्ड क्या डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज कीजिए वेदर इट्स अ केस ऑफ क्रिमिनल केस और सिविल केस, तो किसको वो केस प्रूव करना है अपना, आम भाषा में समझिए, तो उसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस. बर्डन ऑफ प्रूफ को आप लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक हुआ क्रिमिनल केसेस का और एक हुआ सिविल केसेस में. दिस इज क्रिमिनल केसेस एंड ये हो गया सिविल केसेस का. सिविल केस, क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब जाकर के एक्यूज को सजा मिलेगी. प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, और पुलिस को फिर रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट. स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा केस बियॉन्ड डाउट, तब जाकर के एक्यूज को उसके जुर्म की सजा मिलेगी. ये बात समझ में आ गई? नहीं रेज हैंड यहाँ तक बताइए पहले. क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी डाउट हो, रीजनेबल डाउट खत्म हो गए सारे, तब माना जाएगा एक्यूज इज गिल्टी. नाउ सिविल केसेस में कैसे प्रूव करेंगे? सिविल केसेस में ओनली वी नीड टू प्रूव दैट प्राइमा फेसाई केस, उसे कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, केवल कि अगर कोई पार्टी अपना केस प्रथम दृष्टया, बियॉन्ड रीजनल डाउट नहीं, प्रथम दृष्टया प्रूव कर दे तो कोर्ट उसके फेयर में जजमेंट दे सकती है. आप बात समझ रहे हैं? दोनों में सिविल केसेस में प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव दैट हिज प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, प्रथम दृष्टया उसका केस बनता है. अपोजिशन के जो डिफेंडेंट है उसके जो एविडेंस है और जो मेरे एविडेंस है, अगर आप वे करेंगे तो उसमें तुलनात्मक दृष्टि से मेरा पलड़ा भारी है. आप बात समझिए? उस मेरे 51% है, उसके 49 रह गए, तो मेरा पलड़ा थोड़ा सा भी भारी हुआ तो कोर्ट विल गिव जजमेंट इन माय फेवर इन केस ऑफ सिविल केसेस.
और उसमें प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बाय क्लियर एंड क्लिंचिंग एविडेंस। एकदम स्पष्ट रूप से एविडेंस देना पड़ेगा क्यों उसको मारा जाए। अगर जरा सा भी रीजनेबल डाउट रह गया तो फिर उसको दैट विल गो इन द बेनिफिट ऑफ द एक्यूज्ड। ये बात समझ में आ गई दोनों का अंतर। अब एक तीसरी बात आ गई कि हम लोग इस केस को देखते हैं। अभी ए इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी। ए पर यह आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया। नाउ प्रोसिक्यूशन सेज व्हाट, ए कमिटेड मर्डर, देन प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा इस केस को, प्रोसिक्यूशन को। अब एक्यूज कहता है नो आई डिड इट इन सेल्फ डिफेंस, मैंने मारा तो है लेकिन ये कैसे मारा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैंने इसको प्राइवेट डिफेंस से मारा है। तो एक्यूज का टेस्ट क्या होगा अपने डिफेंस को प्रूव करने का, ही विल हैव टू प्रूव द सेम प्राइम एफएसआई केस प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, द सेम टेस्ट टू विच ए पार्टी इन सिविल केस इज पुट। जैसे सिविल केस में उस पर एक ओनस होता है, उतनी जिम्मेदारी है बस कि अगर एक्यूज ने यह प्रूव कर दिया प्राइम एफएसआई केस, यस दिस इज द केस ऑफ एक्सीडेंट ओनली, दिस इज द केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है एक्यूज को। एक्यूज को क्या प्रूव करना है, केवल प्राइम एफएसआई केस प्रूव करना है कि हाँ भाई मोटा मोटी बात समझा दी, इट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड इट वाज दिस, जो चारों पैरामीटर्स हैं, आई टुक ड्यू केयर एंड प्रिकॉशंस देयरफॉर माय केसेस, तो उसको सारी बातें बियॉन्ड प्रूव नहीं करनी है, डाउट प्रूव नहीं करनी है। तो ये टेस्ट है, यहीं से क्वेश्चन आता है फिल्म्स में। अब समझ आया भाई? आई होप कि ऑल क्वेरीज आर सॉल्व्ड हियर नाउ। नाउ प्लीज सी फ्यू क्वेश्चंस, कैसे कैसे फिल्म्स में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया ये, लेकिन आप देखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ accident is available when the offense is committed while doing a lawful act in a lawful manner by lawful means। अब देखो अंतर क्या है, बी को पढ़ो आप जरा, lawful act in any manner by any means, कहाँ घुमाया उन्होंने कि lawful हटा दिया केवल। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप पूरी की पूरी लाइन याद कर लेंगे, lawful act, lawful manner, lawful means। थर्ड देखिए, doing a lawful act in a lawful manner by any means, यहां तक सेम है। तो इसमें क्या सीखेंगे इससे हम लोग कि जब आप क्वेश्चन करने जाएं प्रीलिम्स में तो प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस, सी और बी और सी भी कहीं ना कहीं 60% 70% सही है, वो एक ही तो जगह को घुमा रहे हैं बस। तो पूरी लाइन याद होनी चाहिए आप लोगों को। कर लेंगे आप लोग? तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट, to include accident in the exceptions of crime, which of the following element is essential? It happened by accident or misfortune, सही है। It happened in doing a lawful act in lawful manner, proper care and caution has been taken, all of the above। तो सारे के सारे केवल सेक्शन 80 की अगर अपने ढंग से लैंग्वेज याद रख रखिए, आपका क्वेश्चन हो रहे हैं इससे। A is at work with hatchet, याद आया आपको? सेम, no offense। A is at work with hatchet again, छत्तीसगढ़, his act is excusable, not an offense। A not knowing whether it is loaded or not pulls the trigger of a gun pointing to B, B is shot dead, not claim protection of this। आपको पढ़ा चुका कि अभी कराया था ना? नहीं। The exception of accident is available when an offense is committed while doing a lawful act in a lawful manner by lawful means, पंजाब जुडिशियल सर्विस। A workman throws snow, पढ़ा था भी आप लोगों ने, सेम, हिमाचल प्रदेश और यूपी एपीओ में आ चुका। सो दीज आर द क्वेश्चन आपने देखे। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आए हैं, इन्हीं लेसन आए हुए हैं। आपका सिर्फ काम इतना है, जो मैंने पढ़ाया है इसको जाकर के दोबारा रिवाइज कहीं मत करना, है कि नहीं है, भूल जाना अगर फेल होने का मन हो तब, अदरवाइज 2 घंटे 2 आवर्स डेली। थैंक यू। चलिए सेक्शन 80 पर आते हैं। सो सेक्शन 86 को मैंने बहुत डिटेल में से समझाया कि दैट वाज द डिमांड, उसमें फाउंडेशन कोर्स की तरह ही समझाया उसको मैंने आप लोगों को। नाउ वी कम टू सेक्शन 80 एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस।
but we have time constraint, so we will be a little bit fast in this case now. So please go to the screen. This is section 80 for you, and let's see the question first. Which provision of the IPC says what? Nothing is an offense which is done by the accident. This is what section 80. समझे? तो this is the heading. This first question in your prelims will be from section 80, accident in doing a lawful act. मैं आपको बता रहा हूँ section 76 सेक्शन 76 से लेकर 106 तक आपको यूं रटे होने चाहिए ऑन टिप्स वर्बेटम मतलब शब्दशः विद कोमा। तो जिनके पास टाइम है उतना एंड डिवोट कर सकते हैं तो उनको मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसा है 76 से 106, यहां पर आपको लिख कर जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज आई एक्सपेक्ट 100% परफॉर्मेंस इन आईपीसी, 20 out of 20, 35 out of 35 like this, and this is not achievable unless you remember, you learn these sections as I say. So please IPC में सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक आपको ऐसे रटे होने चाहिए जैसे कि आपसे कहा जाए कि 2 का टेबल से लेकर के आप 15 तक के टेबल को सुना दीजिए लगातार, एक सांस में सुना दीजिए। तो एक सांस में सुनाना मतलब बिना रुके, जैसे आप तो टैप ओपन करते हैं और वो तब तक उससे पानी बहता रहेगा जब तक कि पानी टंकी में खत्म ना हो जाए। जैसे आपने 76 से शुरुआत की तो आप रुकेंगे 106 के लास्ट वर्ड पर, तब तक आप लगे रहिए उस पर, और इट विल टेक 1 वीक। तो उससे अपने आप को मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर लें कि एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी हिम्मत बांध के रखिएगा कि मैं तब तक रटूंगा इसको मैं जब तक कि मेरे उस परफॉर्मेंस पे ना पहुंच जाऊं मैं, फिर आप देखना आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। सो विद दिस वर्ड्स स्टार्ट द सेक्शन, एंड दिस इज व्हाट नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। प्लीज हाईलाइट के लिए दोनों शब्द हैं, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको छोड़ सकते। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, इन डूइंग ए, ये जो शब्द है ध्यान रखना। देखिए इसको ऐसा समझिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। This act is being done by accident और misfortune। ध्यान रखना, हिंदी में तो अब देख लीजिएगा अपना, एक्सीडेंट से कार्य कर रहे हैं या दुर्भाग्य से हो रहा है, नंबर 1। सेकेंड इंग्रेडिएंट, तो हम लोग क्या करते हैं जो आईपीसी में इंग्रेडिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीप्ति शर्मा के घर पे जाया जाए मान लो, और दीप्ति शर्मा जी से कहा जाए मैडम अदरक तुलसी की चाय पिला दीजिए। अब उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे, उसमें चाय की पत्ती होगी, उसमें पानी होगा, है ना, उसमें अदरक होगा, उसमें तुलसी के पत्ते होंगे, फिर डिपेंड करता है अपने उसमें दूध वगैरह मिक्स करना है, दूध और शुगर मिक्स करनी है तो। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स हो गए आपकी रेसिपी के। ऐसे ही आईपीसी में आपको सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरीके रटने पड़ते हैं। What are the ingredients to constitute that offense? What are the ingredients to constitute that defense? So you should learn like that. So मैं आपको वैसे से बताऊंगा what are the ingredients. See this. So the act must be committed. The act must be committed either by accident or misfortune. Number 1. Number 2. The act must be done without any criminal intention or knowledge. And number 3. This was the act done in the doing of a lawful act। in doing of a lawful act, देखो ये इनको या ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, lawful act, lawful manner, lawful means by, ये तीनों वर्ड्स आते हैं आपको ऑप्शंस में, यही मिलेंगे सब। in doing a lawful act, lawful manner, lawful means, इन तीनों को घोट लेना भाई किस तरीके से काम किया गया, एंड अगेन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉजन। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं, ओनली देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ
this you will get the benefit of section 80. कैसे? The act must be an accident or misfortune. To avail the benefit of defense of accident, what is required? What are the ingredients? Number one, the act must be done by the accident or misfortune. Number one, it should not be done with any criminal intention or knowledge. तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे याद करना पड़ेगा? इसके इंग्रेडिएंट्स रखने पड़ेंगे कि अगर एक्सीडेंट का इफ यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, then you will have to prove that the act, number one, the alleged act was the result of an accident or it was the result of a misfortune. Number two, the same act was done without any criminal knowledge or criminal intention, and then again it was the outcome of the lawful act, which was done in lawful manner, and that was done by lawful means as well. All three things must be there: lawful act, lawful manner, lawful means, and I have taken proper care and caution. ये जो लैंग्वेज है प्रॉपर केयर एंड कॉजन, अगर आप सेक्शन 52 को देखेंगे, गुड फेथ, दैट वाज द ड्यू केयर एंड अटेंशन था. ये प्रॉपर केयर एंड कॉजन, ये ध्यान रखना. तो दिस इज सेक्शन 80 की लैंग्वेज. इंग्रेडिएंट्स आपको याद रहने चाहिए. समझ में आया नहीं आया बताइए मुझे बस. इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए. मैक्सिमम टाइम आपको यू विल गेट द सेम. ए इज एट वर्क with a hatchet, the head flies off, kills a man who is standing by. There was no want of care caution, he has committed no offense. So same illustration is repeated in all the exams. You will get from itself. अब बताइए, हाँ समझ आया नहीं आया सेक्शन 80. सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आपको क्लास में मजा आया होगा. काफी लेंथी वीडियो हो गया था, है ना, और बहुत कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट लेक्चर था ये. तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक एंड गिव योर कमेंट्स. अब देखिए, मैं फिर रिपीटेडली आपके सामने कहता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और समझाता इसलिए हूँ दोस्तों, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई बहन हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ आप सबका सिलेक्शन. इसीलिए हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया था कि हम फ्री जुडिशरी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अब काफ़ी कुछ कचरा मिलने लग गया था. तो मेरा मन हुआ कि नहीं, अब हम आपको फुल क्वालिटी, फुल प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल कराएंगे, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन उस मेरी एफर्ट्स तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे. इंसान गिरता है फिर संभलता है, गिरेगा फिर संभलेगा, उसी को इंसान बोलते हैं. तो हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों ने, डटे रहना है, रिवीजन करना है. और ये ओपन फील्ड है. एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम मुश्किल एग्जाम है ही नहीं, आप क्रैक कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि आपने अच्छे तरीके से क्लास करने के बाद में उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद भी रखें उसको. तो विद दीज वर्ड्स, विद माय बेस्ट विशेस, लेट्स एंड दिस लेक्चर एंड नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.